हमारा टॉपिक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम करेंगे द कोर वैल्यूज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। कोर वैल्यूज का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यूज जिसमें हमारे प्रिंसिपल्स हैं या जो प्रायोरिटीज हैं किसी भी इंस्टीट्यूट को गाइड करने की, वो या उनकी गाइडेंस से कैसे जो है ये इंस्टीट्यूट एक्शन में आते हैं, उन चीजों के बारे में बताया गया। हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसकी मेन कोर वैल्यूज क्या है। जैसे और बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे मॉडर्न इंडिया के, में कहे जाए तो हम अपनी जो स्टोरी की शुरुआत है वो करते हैं मॉडर्न इंडियन डेमोक्रेसी, जब कॉलोनियल पीरियड था तब से। आपने देखा होगा कि कॉलोनियलिज्म ने बहुत सारे हमारे स्ट्रक्चरल और कल्चरल चेंजेस लाया। कुछ ऐसे चेंजेस थे जो उनको कहना चाहिए वो नहीं चाहते थे, फिर भी वो जो है चेंजेस हो गए और ब्रिटिशर्स का कहीं कोई मंशा थी उनको इंट्रोड्यूस करने में। जैसे वो चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि एक वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडियन तैयार हो जाए, जो कहीं ना कहीं कॉलोनियल रूलर्स की मदद करे ताकि वो जो है अपने रूल को जारी रखे। वेस्टर्न एजुकेटेड सेक्शन जो है इंडियंस का वो उभर के भी आया, लेकिन बजाय ब्रिटिश रूल को हेल्प करने के उन्होंने ये जो एक खुले विचार थे वेस्टर्न जो खुले विचार थे डेमोक्रेसी को लेकर, सोशल जस्टिस को लेकर या नेशनलिज्म को लेकर, उन्होंने उसका इस्तेमाल किसके लिए कर दिया, उल्टा कॉलोनियल रूल को चैलेंज करने। और इससे ये सब यही अगर बात देखी जाए तो इससे ये नहीं पता चलता डेमोक्रेटिक वैल्यूज है या जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट पूरी तरह से वेस्टर्न है। हमारे जो पुराने एपिक्स हैं हमारी अलग अलग तरीके टेल्स हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक कंट्री में आप देखें तो बहुत अलग अलग फोक टेल्स हैं, लोक कथाएं हैं जो डायलॉग से, डिस्कशन से या बहुत ही ऑपोजिट पोजीशन से भरी हुई है। किसी भी आप अगर लोक कथा के बारे में बात करें, पहेली की बात करें, लोकगीत के बारे में करें या फिर कोई भी स्टोरी आप किसी भी एपिक, वो आपको बिल्कुल ही अलग व्यू पॉइंट्स को दर्शाती हुई दिखेगी। अब जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है महाभारत। अगर आप देखें बॉक्स 3.1, इसमें दिया गया है ट्रेडिशन ऑफ क्वेश्चनिंग। यहाँ पर क्या बताया कि महाभारत के अंदर भृगु जो है वो भारद्वाज को बता रहे कि जो कास्ट डिवीजन हो वो बेसिकली जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके आधार पर है, जैसे कि स्किन कलर। तो भारद्वाज जो है वो उसके रिस्पॉन्स में कहते हैं हर एक कास्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने अलग अलग स्किन कलर होते हैं। तो अगर स्किन कलर डिसाइड है कि कास्ट कौन सी होगी तो सारे कास्ट जो है वो तो मिक्स होंगे। फिर भारद्वाज जो थोड़ा सा और डीप जाकर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे। उन्होंने कहा कि हम सब जो हैं हमारे में इच्छाएं होती हैं, हम गुस्सा भी करते हैं, डर लगता है, दम भी होता है, हमें चिंता होती है, भूख लगती है, मेहनत करते हैं। तो फिर अगर हम सब में ये सारे फीलिंग्स हैं तो कास्ट में कैसे डिफरेंसेस हो सकते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में इसको कहा है तो बेसिकली भारद्वाज जो है इस चीज पर सवाल कि क्या लॉजिक है कि लोगों को डिवाइड किया जा रहा है कास्ट के अंदर फिजिकल ट्रेट्स के आधार पर, कि अगर कास्ट को छोड़ दो तो हर एक कोई जो है वो सेम इमोशंस, सेम स्ट्रगल तो है अपनी लाइफ के अंदर महसूस करता है। ये चीज जो है आपकी बॉक्स 3.1 में बताई गई है। अब जैसा हमने देखा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में, सोशल चेंज जो मॉडर्न इंडिया के अंदर है वो खाली इंडियन या वेस्टर्न आइडियाज के बारे में नहीं है। ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन है, या आप कह सकते हैं री इंटरप्रिटेशन, यानी कि पुनर्व्याख्या है वेस्टर्न और इंडियन आइडियाज की। जैसा कि हमने देखा था सोशल रिफॉर्मर्स के केस, हमने ये देखा कि जो वो दोनों ही, चाहे मॉडर्न आइडियाज हो इक्वालिटी को लेकर या ट्रेडिशनल आइडियाज हो जस्टिस, दोनों का ही इस्तेमाल किया गया। डेमोक्रेसी इससे अलग कैसे हो सकती? कॉलोनियल इंडिया में जो अनडेमोक्रेटिक या जो एक डिस्क्रिमिनेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस, अनडेमोक्रेटिक यानी अलोकतांत्रिक और डिस्क्रिमिनेटरी यानी जो भेदभाव की एक उनकी कामकाज का जो तरीका था ब्रिटिश कॉलोनियल, वो बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट था उस विजन से जो फ्रीडम को लेकर था, जिसमें जो मेनली वेस्टर्न थ्योरीज थी वो जो है डेमोक्रेसी की, वो उसको जो है हाईलाइट कर रही थी, जबकि वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस जो है उसको जिस तरीके से पढ़ रहे थे, दोनों में ही बहुत ज्यादा डिफरेंस था। जो
जो स्केल है पॉवर्टी का या जो इंटेंसिटी है सोशल डिस्क्रिमिनेशन की इंडिया के अंदर, ये भी एक तरीके से बहुत गहरा सवाल खड़ा करती है कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। क्या डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम से है, या ये इकोनॉमिक फ्रीडम से भी रिलेटेड है, सोशल से भी रिलेटेड है, ये इक्वल राइट्स जो है वो देने के बारे में भी है कि चाहे कोई किसी भी कास्ट का, क्रीड का, रेस का या जेंडर का हो, एक को इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, या फिर ये है कि कैसे ये जो इक्वालिटी है इसको हम रियलाइज कर सकते हैं जबकि हमारा समाज जो है बहुत ज्यादा अनइक्वल है। अब यहाँ दिया हुआ है बॉक्स 3.2। बॉक्स 3.2 में क्या बताने की है, जो हमारी सोसाइटी है वो एक नया तरीका जो है बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी लिविंग का, जो कि मेनली 3 बड़े आइडियाज पर बेस्ड था, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वालिटी। ये जो आइडियाज हैं ये तब हमें ज्यादा अच्छे वेलकम करने को मिले या देखने को मिले जिस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लोगों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा इन आइडियाज के कारण। पर इस आइडियाज से भी हर कोई जो है बराबर नहीं हो पाया, समान नहीं हो पाया जैसा कि उम्मीद की गई। फिर बाद में लोगों को रशियन रिवॉल्यूशन जो है वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो भी प्रॉमिस कर रहा था कि वो हर एक को समान बनाएगा या हर एक को जो है बराबर करेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि अगर हम सबको इक्वल बनाना चाहते तो हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब क्या हुआ, जो ब्रदरहुड है या जो एक टुगेदरनेस की फीलिंग होती है, या लिबर्टी मीन्स आजादी। हमें इन दोनों को जो है बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। इक्वालिटी जो है वो इतना ज्यादा नहीं मायने रखती है अगर हम बेसिकली क्या है, जो हमारी फ्रैटर्निटी है या जो हमारी लिबर्टी है उसको ही अगर क्या कहते हैं हम उसका ही सेंस भूलते तो इक्वालिटी को कर हम क्या करें। जैसे कि सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, जैसे कि वो जो बुद्धा है उनके तरीके को फॉलो करना। बुद्धिज्म में क्या है, मेनली जो फोकस है वो बैलेंस पे है और हार्मनी पे है कि फ्रैटर्निटी, लिबर्टी और इक्वालिटी तीनों के तीनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से। एक बार और अच्छे से समझा देते हैं इसी चीज को कि जो हमारी सोसाइटी है वो एक बिल्कुल नया लिविंग का तरीका वो बिल्ड करने की कोशिश करती है, बेसिकली 3 मेन आइडियाज पर, जिसका है लिबर्टी और इक्वालिटी। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्वागत इसलिए किया क्योंकि वो जो है इन्हीं 3 आइडियाज पर बेस्ड थी। लेकिन क्या वो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उससे लोग जो है सामान्य हो गए जैसा कि सोचा गया था? फिर उसके बाद आया रशियन रिवॉल्यूशन। हमने रशियन रिवॉल्यूशन का भी वेलकम किया क्योंकि उसमें भी हर एक को प्रॉमिस किया गया कि वो सबको बराबर करेंगे, सब सामान्य होंगे। तो एक चीज हमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमको याद रखनी कि जहां हमारी जो कोशिश होती है सबको समान बनना की, उसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसमें फ्रेटर्निटी भी चाहिए और लिबर्टी भी चाहिए। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है एक साथ होना, एक फीलिंग जिसमें सब लोगों में आपस में भाईचारा, और दूसरा होता है लिबर्टी यानी हमारी आजादी। इक्वालिटी जो है तब तक वैल्यू नहीं रखती जब तक आपके पास फ्रेटर्निटी और लिबर्टी का जो सेंस है वो नहीं होगा। हम उसका सेंस खो देंगे तो अगर हम इक्वल हो भी जाए तो फर्क क्या पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये तीनों के तीनों एक साथ काम, तो ऐसे में हमें जो है जो बुद्धा का जो तरीका है उसे फॉलो करना जरूरी है। बुद्धिज्म में कहा गया है मेनली जो बैलेंस किया या हार्मनी जो है उस पर फोकस है, जिसका है कि लिबर्टी और इक्वालिटी ये तीनों के तीनों साथ चल सकते हैं पीसफुल। इसके बाद जो है आपकी एक एक्सरसाइज दी हुई है बॉक्स 3.2 के लिए, या उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज जो आपको करनी है। तो इसी तरीके के बहुत सारे मुद्दे थे जब इंडिया फ्री हुई है, उससे पहले इनके ऊपर ऐसे कई सारे मुद्दे थे जिनके ऊपर विचार किया गया। अब जहां इंडिया जो है अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही थी ब्रिटिश कॉलोनियल अगेंस्ट, वही एक विजन भी निकल के आया कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो कैसी दिखेगी।
जब वो हमें आज़ादी मिल जाएगी तो हमारी जो एक डेमोक्रेसी है वो कैसी होनी चाहिए उसका भी एक विजन जो है वो निकल कर आया। अगर 1928 की बात करें, मोतीलाल नेहरू और 8 और कांग्रेस लीडर्स थे, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट किया इंडिया के। मन में रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया कराची सेशन में इंडियन का, जो मेनली आधारित था कि कैसे इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिखना चाहिए। जो कराची रिवॉल्यूशन था वो बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है डेमोक्रेसी को लेकर। वो खाली उसमें बस यही नहीं है कि आप जो है इलेक्शंस जो है वो करवा ले सही तरीके से, कि ये जो हमारा इंडियन सोशल स्ट्रक्चर वो सही तरीके से दोबारा से काम करे, ताकि हमारी जो जेन्युइन डेमोक्रेटिक है वो हम बन सके। कराची रिजोल्यूशन है उसमें ये जो विजन है डेमोक्रेसी का वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कराची रिजोल्यूशन है वो साफ साफ बता विजन जो डेमोक्रेसी, तो खास तौर से जो उस टाइम पे नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे उस पर जिस तरीके से अकॉर्डिंग जो विजन था डेमोक्रेसी का उसके बारे में उसमें जो है मेनली जो भी वैल्यूज थी ये उनको एक्सप्रेस कर, जिसको फिर बाद में या दर्शाता है, जिसको पूरी तरह से एक्सप्रेशन देगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखेंगे कि कैसे जो प्रियम्बल है इंडियन वो इंश्योर करता है कि खाली पॉलिटिकल जस्टिस ही ना मिले बल्कि सोशल और इकोनॉमिक भी मिले। साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कि इक्वालिटी जो है वो खाली इक्वल पॉलिटिकल राइट से संबंधित नहीं है बल्कि स्टेटस और अपॉर्चुनिटी से भी संबंधित। अब इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर बॉक्स 3.3, जो स्वराज होगा उसमें क्या क्या शामिल होगा वो बताया गया। स्वराज जैसा कि कंसीव किया गया कांग्रेस के द्वारा, में जो है रियल इकोनॉमिक फ्रीडम जो है मासेस का वो शामिल होना चाहिए। कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि कोई भी संविधान एक्सेप्ट होगा जब तक वो पूरी तरीके से एनेबल नहीं करता आज गवर्नमेंट। इसलिए कैसी होनी चाहिए, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिले, एसोसिएशन मीटिंग, फ्रीडम रिलीजन का मिले, प्रोटेक्शन हो हर कल्चर और लैंग्वेज का, सारे सिटीजन्स जो हैं वो लॉ के सामने समझते होने चाहिए, कोई भी एम्प्लॉयमेंट या ट्रेड या प्रोफेशन में डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि आपका रिलीजन, कास्ट या सेक्स, इक्वल राइट्स और ड्यूटीज हर एक के लिए, चाहे वो पब्लिक हेल्थ हो या स्कूल्स हो, हर किसी को आर्म्स रखने की इजाजत है रेगुलेशंस के अनुसार, किसी को भी उसकी प्रॉपर्टी से महरूम नहीं किया जाएगा, आज़ादी से महरूम नहीं किया जाएगा जब तक कि वो जो है कानून के अंतर्गत नहीं आता। तब अगर वो कानून के तहत कर रहा है तो उसको, अगर नहीं कर रहा है तब जो है डिप्राइवेशन या जो भी उसको डिप्राइव करना है वो चीज एक्शन में। रिलीजियस न्यूट्रलिटी होनी चाहिए स्टेट की, कोई भी स्टेट किसी भी पर्टिकुलर को कर नहीं करेगा, एडवांटेज होना चाहिए, वोट डालने का अधिकार, फ्री कंपलसरी प्राइम होनी चाहिए बच्चों के लिए, कोई भी टाइटल्स जो है वो नहीं दिए जाएंगे, कैपिटल पनिशमेंट अबॉलिश कर दिया गया, फ्रीडम मूवमेंट का हर सिटीजन को इंडिया के वो कहीं भी सेटल हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है भी इससे, और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ का, प्रॉपर स्टैंडर्ड लाइफ का इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए सुटेबिलिटी होनी चाहिए ताकि जो है सेटलमेंट किया जा सके डिस्प्यूट जो कि और वर्कर्स के बीच, साथ ही साथ प्रोटेक्शन ओल्ड एज और सिकनेस के अगेंस्ट, सारे लेबर फ्री हो, जो भी गुलामी की कंडीशंस है उससे स्पेशल प्रोटेक्शन वर्कर्स के लिए, चिल्ड्रन जो माइंस या फैक्ट्रीज में है वहाँ ही करेंगे, राइट जो किसानों की वर्कर्स की वो यूनियंस बना, रिफॉर्म सिस्टम जो लैंड रेवेन्यू का है उसका या टेन्योर का या रेंट का, अनइकोनॉमिकल होल्डिंग्स जो है उसके लिए एग्जेप्ट करना होगा रेंट और रेवेन्यू को, साथ ही साथ रिड्यूस करना होगा जो ड्यूज पेएबल है छोटे छोटे होल्डिंग्स के लिए, इनहेरिटेंस टैक्स ग्रेजुएटेड स्केल पर, रिडक्शन मिलिट्री एक्सपेंडिचर का एटलीस्ट हाफ करना होगा, कोई भी सर्वेंट स्टेट का जो है उसको 500 रुपए से ज़्यादा नहीं दिया जाए, सॉल्ट टैक्स खत्म करना, प्रोटेक्शन जो स्वदेशी क्लोथ्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, जो कंपटीशन हो रहा है फॉरेन क्लोथ्स से पूरी तरह से प्रोहिबिट करना, इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स और ड्रग्स को, करेंसी और एक्सचेंज नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनलाइजेशन होना की इंडस्ट्रीज और का, रेलवे, रिलीफ जो एग्रीकल्चर
इंडेप्टनेस होती है, कर्ज होता है, कंट्रोल मिलिट्री का, मिलिट्री ट्रेनिंग सिटीजन्स के लिए। तो ये जो कराची रेजोल्यूशन था बेसिकली ये जो है इसको जब प्रिंट होना चाहिए मेंबरशिप फॉर्म पर, ये जो चीजें थी वो लोग ये चाहते, उनको लगता स्वराज गवर्नमेंट है वो बन सकती। फिर आता है आपका बॉक्स 3.4, इसमें जो है प्रियम्बल को एक्सप्लेन किया गया। ये जो बॉक्स 3.4 है ये बेसिकली आपको प्रियम्बल क्या होता है के बारे में। प्रियम्बल को हम कैसे कि हम लोग जो इंडिया के हैं उन्होंने ये डिसाइड इंडिया को जो है कंट्री बनाना है जो कि इंडिपेंडेंट हो और अपने आप को गवर्न कर सके। हम चाहते हैं कि वो जो है सोशलिस्ट हो। मतलब क्या हुआ कि हम चाहते हैं कोई इक्वालिटी, उसमें एम हो मेनली हमारी इक्वालिटी, फेयर ट्रीटमेंट हो हर एक के लिए। जो सोसाइटी सेकुलर कंट्री हो यानी कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है फेवर ना करे। डेमोक्रेटिक हो, लोगों की से होनी चाहिए कि कंट्री जो है वो कैसे चले। हमारा मेनली जो गोल है वो ये है कि हर नागरिक जो है वो न्याय मिले, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल। हर एक के पास फ्रीडम होना चाहिए सोचने का, अपने आप एक्सप्रेस करने का, अपनी जो बिलीव्स है उनको प्रैक्टिस करने का, साथ ही साथ जो भी क्या कहते हैं फेथ है, वर्शिप है, उन सब की आज़ादी। चाहते हैं कि हर एक को इक्वल स्टेटस मिले और अपॉर्चुनिटीज मिले। और साथ ही साथ हम चाहते हैं एनकरेज करना एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस, टुगेदरनेस जो है वो सारे के सारे सिटीजन, साथ ही साथ रिस्पेक्ट करना हर एक दूसरे की डिग्निटी को और कंट्री को जो है यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग रखना। ये जो है बेसिकली हमारा प्रियम्बल बताता है। तो हम जो मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफिशियली अडॉप्ट करते हैं और पूरी तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ये अपने को जैसे कहते हैं ना हम लोग अपने को एक तरह से प्रदान करते हैं ये प्रियम्बल। और इसको जो है अडॉप्ट किया गया नवंबर 26, 1949 के। फिर अगेन एक्सरसाइज दी गई है बॉक्स 3.3 और 3.4 के लिए। अब यहाँ पर जो दिया गया लास्ट पैरा, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि वो जो है कई लेवल्स पर काम करती है। चैप्टर में मेनली हमने जो शुरुआत करी वो करी विजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो मेनली आधारशिला माना जाता है जिसके ऊपर डेमोक्रेसी रेस्ट कर रही है, खासतौर से इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा उभर के आया बहुत ही के साथ, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन इसका विजन है या जो इसकी आइडियोलॉजी है, एक है उसका, साथ ही साथ इसका जो प्रोसेस है या प्रोसीजर है जिसके कारण ये बना पूरी तरह से लोकतंत्र। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो मेनली इसी तरह की कुछ बहस के बारे में बताए। ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये करते हैं अगले वीडियो।